आज के लेक्चर में हम लोग जो प्रकाश का हम लोग पढ़ाई चल रहा है उसमें हम लोगों ने परावर्तन पिछले लेक्चर में समाप्त कर लिया था। और पिछले लेक्चर में परावर्तन के बाद तुमको परावर्तन के अलावा हमने परावर्तन के जो क्वेश्चंस थे, गोलीय दर्पण से परावर्तन, दर्पण सूत्र, इन सबों का भी जो एनसीईआरटी में जो 3 उदाहरण थे उसको भी हमने पिछले लेक्चर में समाप्त कर लिया है। जो इसमें नहीं देख पाए होंगे तो उसे तुम देख सकते हो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। वह उसमें तुमको जो कि तुमको क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछने हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके तुमको मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है तुम्हारा परावर्तन के बाद अब है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, तो अपवर्तन जब होगा तुमको तो इसके कुछ नियम भी होंगे। तो अपवर्तन के जब एक माध्यम में लौट जाती थी तो उसे परावर्तन कहते हैं, जो दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वह अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन के नियम, तो दोनों नियम को लिख लेते हैं, मिलता जुलता ही नियम है। पहला 2 नियम है। तो प्रथम नियम है तुमको आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। जैसा कि उसमें था तुमको उसमें अपवर्तित किरण की जगह वहां परावर्तित किरण था, बाकी सब नियम एक ही है। इसमें अंतर है दूसरा नियम। तो इसमें दूसरा नियम है तुमको आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन जिसको कहते हैं। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन थीटा जो पढ़े हो वो साइन ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसको चित्र के द्वारा इसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ है तुमको एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये
ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, जहां से कि एक माध्यम है, पहला माध्यम यहाँ है, इससे प्रकाश किरण आई यहाँ पर, और इस बिंदु पर जब आई तो इस पर क्या डाल दिया गया, एक अभिलंब डाल दो यहाँ पर, एक अभिलंब यहाँ पर डाल दिया गया। ये कौन हो गया, आपतन कोण। और यह जब दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगी इस जगह पर, तो ये तुमको क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से कुछ मुड़ जाएगी। वो अभिलंब के मुड़ के तरफ भी मुड़ सकती है और अभिलंब से दूर भी जा सकती है। तो यह तुम्हारा क्या हो गया, आप अपवर्तन कोण हो गया आप। तो यह पहला माध्यम है, यह पहला माध्यम, यह है पहला माध्यम जिसका अपवर्तनांक हो गया μ1, अपवर्तनांक इसको कहते हैं। यह दूसरा माध्यम, माध्यम बदलेगा तभी अपवर्तन होगा, जिसका अपवर्तनांक है μ2। तो स्नेल के नियम से, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो है तुमको, ये तीनों एक ही तल में होगा, ये अभिलंब हो गया, ये क्या है तुमको, ये अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तुम्हारा अभिलंब हो गया, अभिलंब आपतन बिंदु पर। यह है तुमको आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो गया तुमको अपवर्तित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिंग रे। तो ये दूसरा माध्यम हो गया। तो ये तुमको इसमें है, तुमको नियम यही है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटे μ1। आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर μ2 बटे μ1। मतलब कि पहले जो आई लेंगे इस माध्यम का, तो अपवर्तनांक लेना है दूसरे माध्यम का। μ2 बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में बाद में जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इसको, अपवर्तनांक। और μ1 बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। तो इसको कहते हैं, इसको कभी कभी μ2 बटे μ1 को, इसको इसे भी लिखा जाता है μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक के सापेक्ष बराबर μ2 बटे μ1, ऐसा भी लिखा जाता है। दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, इसको कहते हैं दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तुमको पहले के सापेक्ष, इसके सापेक्ष में μ1 μ2 यह भी संकेत दिया जाता है। इसको हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। ये दूसरा नियम है, इसको हम लोग कहते हैं साइन आई बटे साइन आर जो लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं μ2 बटे μ1। ये इसको कहेंगे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम को, अपवर्तन का दूसरा नियम का दूसरा नाम हो गया स्नेल का नियम। स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसलिए इसको स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि जिधर का आपतन कोण, अगर इधर पहला माध्यम होगा तो अपवर्तनांक पहले μ2 साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटे μ1। और जब तुमको ये जो तुम्हारा होता है अपवर्तनांक का जो परिभाषा होगा, और उसके आधार पर देखेंगे किधर कब अभिलंब की ओर मुड़ता है और कब अभिलंब से दूर भागेगा, इसकी चर्चा इस नियम के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो चलो इसको बोर्ड में इसको लिख लेगा, आपतन का नियम हो गया तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से तुमको कब जो है तुमको प्रकाश की किरण जो है तुमको अभिलंब की तरफ मुड़ती है और कब अभिलंब से दूर भागेगी। एक तुमको जो अपवर्तनांक का जो की परिभाषा है, और उसी के आधार पर हम लोग सरल विरल माध्यम और सघन माध्यम, रेयर मीडियम हुआ विरल माध्यम इंग्लिश में, और सघन माध्यम का इंग्लिश हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम हुआ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। तो इसके मुताबिक जो होता है, कभी वो दूर भागता है अभिलंब से, कभी अभिलंब के करीब आता है। तो यह देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं साइन आई बटे साइन आर। तो अपवर्तनांक जो तुम्हारा हो गया किसी माध्यम का, उसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, यह प्रकाश के वेग के आधार पर तय होता है। किसी माध्यम में जब निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जो कि जानता होगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि तुम देखा होगा चुंबकीय तरंग वगैरह में भी उसको निकाला भी गया था। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है तुमको 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, इसका इंग्लिश भी लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश का वेग एवं
किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात एवं किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया? अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये हो गया माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये तुमको हो गया माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। तो ये म्यू बराबर हो गया 3×10⁸ बटे तुमको जैसे कि हो गया जो भी माध्यम प्रकाश का वेग होगा, जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक लगभग होता है अपवर्तनांक बराबर 4/3। और कांच का लगभग अपवर्तनांक, तक कांच का भी अलग अलग प्रकार है तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन मोटा मोटी होता है 1.53/2। तो ये तुमको दो चीज़ का अपवर्तनांक पर ध्यान रखोगे। ये तुमको इसका है तो पानी में जो अगर चाल निकालनी है, प्रकाश का चाल पानी में निकालना है तो अपवर्तनांक 4/3 से यहाँ भाग कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3×10⁸ बटे 4/3 2 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और तुमको अगर कांच में प्रकाश का वेग निकालना है तो वो तुमको कांच का अपवर्तनांक 2.5 से भाग करेंगे, 3×10⁸ बटे 2.5 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका वेग आ जाएगा। तो ये हुआ तुमको अपवर्तन का नियम के आधार पर, यह अपवर्तनांक का परिभाषा हो गया तुमको। अब है तुमको इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कब विरल से सघन माध्यम में जाएगी। तो इसके लिए जो तुमको देखते हैं, इसका जो स्नेल का नियम था प्रकाश का मुड़ना, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। जब तुमको प्रकाश का वेग जो सघन माध्यम होगा तो उसमें वेग कम होता है, तो और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा वह होगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, जो कि सामान्यतः एक तुमको ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान के आधार पर जो सघन है, ज़्यादा द्रव घनत्व है तो वह क्या होगा, सघन होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसके अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः जहाँ मात्रा में मटेरियल है तो सघन आप सामान्यतः कह सकते हैं। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे सघन माध्यम, इसी में लिख देते हैं, उस पीछे में ही लिख दोगे, अलग हेडिंग करने की जरूरत नहीं है। अपवर्तनांक जो चल रहा था ऐसे बोर्ड पर मिटा दिए हैं, लेकिन इसमें भी लिख लो। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम तथा जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, तो ये तुमको हो गया विरल माध्यम, जिसमें कि प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा उसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। तो ये तुमको सघन माध्यम, जब प्रकाश का वेग, जब प्रकाश तुमको आती है, जब प्रकाश, तो सघन माध्यम के लिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक मतलब होता है बड़ा होता है किससे, विरल माध्यम के अपवर्तनांक से, विरल माध्यम के
का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो ये तुमको इसी के आधार पर सघन और विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण तुमको आएगी, मान लेते हैं कि अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये जो तुम्हारा नियम है स्नेल का नियम, जिसमें प्रकाश की किरण जब आती है तुमको, ये तुमको आई हो गया यहाँ पर, और ये तुमको आर हो गया। तो जब ये तुमको प्रकाश की किरण, जैसे कि तुमको ये μ1 है और μ2 है, ये विरल और सघन के आधार पर प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी यह तय होगा। तो अगर हम लोग जैसे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है तुमको, ये μ2, दूसरा माध्यम में जब जाएगा मुड़ना किधर है ये देखते हैं, ये μ2 है, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटे μ1 है, μ2 बटे μ1। अगर तुमको जा रहा है μ2 ज्यादा सघन है तो μ2 बटे μ1 ग्रेटर देन 1 होगा। यदि μ2 बड़ा है μ1 से, तो μ2 बड़ा है μ1 से, तो मतलब विरल से कहां जा रहा है, सघन, ये विरल से सघन जाएगा, तो क्या होगा, μ2 बड़ा है μ1, तो साइन आई बड़ा होगा साइन आर से। जब ये बड़ा होगा तो ये साइन आई भी क्या होगा, साइन आर से बड़ा होगा। तो आई बड़ा होगा साइन में, जैसे आई बड़ा है, साइन आई बड़ा है, तो आई भी क्या होगा, बड़ा होगा आर से। तो अगर μ2 बड़ा है μ1 से, तो स्नेल के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि I1 बड़ा होगा I2 से। तो इसका मतलब कि जो R छोटा होना है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर इस स्थिति में, तो यहां पर जैसे कि इस चित्र को बना के देखते हैं, ये तुमको अगर है विरल माध्यम, ये कम है इसका, ये विरल हो गया, और ये ज्यादा है तो ये सघन हो गया। तो R को कम होना है, तो देखो R को कम होना है, जैसे यहां R इतना बड़ा कौन बना रहा है, तो R को कम होना है, तो R को कम होना है तो क्या होना पड़ेगा, अभिलंब के इसको नजदीक होना पड़ेगा, इस ढंग से जाना होगा इसको। तो ये R अब क्या लग रहा है तुमको, ये कम हो गया। तो ये देखते हो अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये अभिलंब इधर है तो अभिलंब की ओर मुड़ा, अभिलंब की ओर। और अगर उल्टा होता, अगर सघन से विरल हो आता, तो अभिलंब से क्या भागेगी, ये दूर भागेगी। अगर यही चीज होगा सघन से विरल जैसे जाएगा, ये तुमको अगर आ रहा है सघन से विरल आ रहा है, तुमको अगर आई इतना ही है, μ1 यहाँ μ2, ये सघन से जब विरल आएगी तो ये क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा होगा अभिलंब से ये दूर भागेगा, इस ढंग से ये दूर भागेगा, और R का मान क्या होगा, बड़ा होगा। जब ये सघन है और ये क्या होगा तुमको, ये विरल है, तो सघन से विरल अभिलंब से दूर, ये इससे क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो इसमें जैसे यहां लिख सकते न्यूमेरिकली दे दें, अगर μ2 बड़ा है, μ2 छोटा है μ1 से, तो ये हो गया तुमको सघन से विरल, सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ये तुमको याद भी कर सकते हो कि एक याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद आएगा। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये तुम्हारा हो गया स्नेल के नियम के आधार पर, ये तुमको इसका हो गया। अब तुमको अपवर्तनांक का जहां तक है, अपवर्तनांक के आधार पर जैसे कि तुमको जब सघन माध्यम में तुमको प्रकाश का किरण जा रहा हो विरल माध्यम में, और तुमको जैसे हम लोग आभासी गहराई और वास्तविक गहराई कहते हैं, जैसे कि अपवर्तन का कुछ जो कि सामान्य जो प्रकृति में देखा होगा, तारा का टिमटिमाना, तारा टिमटिमाता क्यों है, क्योंकि जब प्रकाश जो आती है वहां से आती है तो उसका जो माध्यम होता है वहां निर्वात में आती है प्रकाश तारा से, और हम लोग के पास जब आती है तो विभिन्न परत से करके आती है। हवा का कहीं पर घनत्व ज्यादा सघन माध्यम है, कहीं विरल है, कहीं पर उसका इस ढंग से क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ती रहती है, और तो कभी हमारे आंख में प्रवेश करती है और कभी हमारे आंख में प्रवेश नहीं कर पाती है अपवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से वह क्या दिखाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सब प्रकृति में अपवर्तन की घटनाएं हो गई। प्रकृति में जैसे तुमको और भी घटनाएं हैं अपवर्तन से जुड़ी हुई, जैसे कि ऐसे तुम ये भी देखे होगे कि जब कोई पानी के अंदर जैसे कॉइन को दे दे या मछली को देखेगा, तो यह सुना होगा कि वह क्या दिखाई पड़ता है, या तुमको ऑब्जर्व भी करके देख सकते हो, सिक्का को ग्लास में डाल करके देखोगे तो दिखेगा कि ग्लास के जितना गहरा ग्लास में पानी होगा उससे ऊपर दिखाई पड़ता है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो पहली वास्तविक, इसका मतलब हो गया वास्तविक गहराई ज्यादा है सिक्का का, लेकिन
वह उसका जो गहराई है वह कम प्रतीत होगा। तो ये सब घटनाएं किसकी के कारण होती है? ये अपवर्तन के कारण। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। वास्तविक तो जितना है वो तो वास्तविक हुआ ही, आभासी मतलब जो आपको प्रतीत हो रहा है, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो ये ऊंचाई में अगर देखो, जैसे कि तुमको मछली जैसे पानी में जब हम लोग विरल माध्यम से सघन में देखेंगे तो उसका जो कम दिखाई पड़ रहा है, वह ऊंचाई कम उसका प्रतीत हो रहा है। लेकिन यही उल्टा देखेंगे अगर हम लोग यहां पर से देखें, जो पृथ्वी के नजदीक का हवा होता है वह तुमको क्या होगा, ज्यादा सघन होता है, और ऊपर का हवा विरल होता है सामान्यतः। जैसे गर्मी के दिन में ये बदल भी सकता है, जैसे कि जो कि गर्मी के दिन में जो बिल्कुल पीक गर्मी रहेगा जहां पर कि रेगिस्तान वगैरह में, तो ये बात बदल जाती है। जब नीचे का हवा ज्यादा गर्म हो जाता है बालू के संपर्क में जो होता है, ये उल्टा हो जाता है। तो पानी सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पर जो हवा है वह ज़्यादा घना है, ऊपर जाने पर हवा का घनत्व भी घटते जाता है, और अब वर्तमान भी उसका क्या होता जाएगा, मतलब विरल होता जाएगा। हवा ऊपर जाने पर विरल होता जाएगा। तो विरल होता जाएगा, तो अगर हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम देखेंगे, मतलब चिड़िया को जहाँ देख रहे हैं, तो चिड़िया हम सघन माध्यम में, चिड़िया है विरल माध्यम, तो उसकी जो ऊंचाई है हमको ज्यादा प्रतीत, माने उसकी ऊंचाई हमको ज्यादा प्रतीत होगी। चिड़िया रहेगा यहाँ पर दिखाई पड़त, ये रहेगा व्यक्ति में थोड़ा सा नीचे। और ये बात तो ठीक उल्टा है, जब हम लोग विरल माध्यम में, पानी हमसे सघन माध्यम में है, तो मछली जो है तुमको उसकी गहराई क्या होती है, तुमको कम प्रतीत होती है। तो ये दोनों बात उलट जाता है। तो ये तुमको जैसे इसमें संबंध हम लोग स्थापित करके देख सकते हैं। तो एक माध्यम जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं मानते हैं विरल माध्यम से ही, जैसे कि मछली वाला केस है, उसी के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उसी के लिए चित्र बनाते हैं, डेरिवेशन दोनों के लागू होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक जैसे कि जिसको तुम मछली कहो, क्वाइन कहो, जो भी है, ये सघन माध्यम है। इस हम लोग चित्र बनाएंगे वो सघन माध्यम। तो एक रे, ये तुमको ऑब्जेक्ट ओ हो गया, तो इससे एक प्रकाश की किरण निकली, तो ये सीधे अगर 0 डिग्री पर आए तो एकदम बिल्कुल क्या होता चल जाएगा, इसी दिशा में अपवर्तित होते चली जाएगी ये। तो ये चली गई। और दूसरा, एक प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत पड़ती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी। तो एक रे ले लीजिए यहाँ, ऐसे तो हमने इसको चित्र में तो थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, लेकिन अभिलंब के करीब ही मान के चलेंगे। आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें इसको कोण को हम लोग छोटा ही मानेंगे। तो ये आई हो गया, आपतित किरण हो गया ये। और कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश का जो किरण निकालना है वो वस्तु से निकलता है, आंख से नहीं। देखने वाला ऊपर है, और ये जब विरल माध्यम है, तो अभी जैसे बताया क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सघन से जा रहा है यहाँ क्या चीज, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ऐसे भागेगी ये। तो ये आर क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। ये तुमको है वही चित्र बनाए, मतलब बगाए किस ढंग से, सघन, ये हो गया पानी, ये हो गया तुमको एक ढंग से विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और ऊपर हो गया विरल माध्यम, इसलिए तुमको दूर भगा दिए। और अगर तुमको विरल सघन जाता तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ये तुमको। लेकिन यहां पर क्या है, ये दोनों रे देखो, ये जो दोनों अपवर्तित किरण है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये तुमको आंख में तो दिखेगा, लेकिन ये कटता हुआ कहां, ये कटा तो कहीं नहीं। तो ये पीछे बढ़ाने पर, यहां पर अगर हम लोग पीछे इसके बढ़ाएं तो ये दोनों किरण यहां पर कटता हुआ लग रहा है, इस जगह पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर इसका क्या बना, ये ऑब्जेक्ट अगर ओ हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रतिबिंब आई हो गया। आई को हम लोग इमेज कहते हैं इंग्लिश में, प्रतिबिंब को, तो आई इमेज हो गया। और ये तुमको जो कोण हो गया, तुमको ये कोण आर है यहाँ पर, और ये भी कोण क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा सा कोण बना है, ये कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा ये वाला। और हम लोग इस मतलब कि यहाँ पर एक नाम देना चाहें तो यहाँ पर नाम दे दो P, और यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे दो Q। और ये दोनों किरण जो आंख में प्रवेश करेगी, जो से दूर है अभी तो आंख, तो जैसे तुम अभिलंब, तो हम लोग आंख के इस जो किरण होती है वो अभिलंब आंख के करीब ही होता है, इसको दूर जानबूझ के बना दिया गया है स्पष्टता के लिए। और आंख में जो प्रवेश करेगी किरण, तो आंख तो तुमको छोटा ही एरिया में प्रवेश कर, ज्यादा बड़ा कोण तो प्रवेश करता भी नहीं है, तो वो अभिलंब के ही रूप में लगभग माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, तुमको ये हो गया PO जो तुम्हारा हो गया, वो ऑब्जेक्ट है, वो है वस्तु, वो हो गया ये वस्तु है। और आई क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब। तो PO क्या होगा तुम्हारा इस चित्र में, PO हो गया वास्तविक गहराई, PO वास्तविक गहराई, और PI हो गया आभासी गहराई।
आभासी गहराई, ये आभासी गहराई हो गया, तो पी आई हो गया आभासी गहराई। तो दोनों के बीच में क्या संबंध होगा इसको देखा जाए तो इसमें तुमको जाहिर है कि पहला माध्यम का इसका आवर्तनांक के आधार पर डिपेंड करेगा। इसको पहला माध्यम इधर से पहला माध्यम को μ1 ही मान लो ये तुमको, और इस इधर से जा रहे तो इसको क्या मान लेते हैं, μ2 मान लेते हैं। μ2 मान ले, या तो तुमको इसी को मान लो μ1, इसको μ1 मान लो, चलो पानी हवा को, और इसको मान लेते हैं μ2। तो इसमें साइन आई बटे साइन आर है तो उल्टा लेते हैं तो μ1 बटे μ2 लिखेंगे। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या चीज, स्नेल का नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या जगह, दूसरा माध्यम को माने हैं μ1 और इधर को μ2। तो ये तुमको हो गया स्नेल का नियम से। इसका नियम का प्रयोग हम लोग बाद में करते हैं। अब हम लोग को निकालना है पी आई और ओपी में संबंध, पी आई और पीओ या ओपी में संबंध क्या होगा। तो हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू ओ, देखो त्रिभुज पी क्यू ओ में जब तुम्हारा कोण जो तुम्हारा बना हुआ है ये वाला कोण आई है तो एकांतर, ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है, ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, तो समानांतर है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई हो जाएगा। ये कोण क्या हो गया तुमको, आई। तो टेन आई बराबर क्या हो गया तुम्हारा, टेन आई बराबर हो गया पी क्यू बाय पी ओ, पी क्यू बाय पी ओ हो गया, टेन आई बराबर पी क्यू बाय पी ओ। इसी प्रकार से देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आई में जब देखेंगे ज्यामिति के आधार पर तो टेन आर जो होगा तुमको पी क्यू बाय पी आई हो जाएगा। तो टेन आई बटे टेन आर क्या होगा तुम्हारा, पी क्यू बाय पी ओ इंटू पी आई बाय पी क्यू। तो पी क्यू कट गया तुम्हारा, टेन आई बाय टेन आर ये लगभग किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर। टेन आई बाय टेन आर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर, छोटे कोण के लिए जो अभिलंब के करीब होगा। तो टेन आई बाय टेन आर जो साइन आई बाय साइन आर के बराबर होगा, तो ये तुमको साइन आई बाय साइन आर कितना के बराबर, μ1 बाय μ2 के बराबर है, μ1 बाय μ2 बराबर क्या आ गया, टेन आई बाय टेन आर का मान क्या आ गया तुम्हारा, पी आई बाय पी ओ आ गया, पी आई बाय पी ओ आ गया। तो पी आई का मान क्या हो गया तुमको, पी आई का मान आ गया पी आई बराबर पी ओ, मतलब वास्तविक पी आई बराबर पी ओ और गुना हो गया तुमको μ1 बटे μ2। तो ये तुमका हरा हो गया। यदि तुम्हारा μ1 जो तुम्हारा हो गया, अगर हवा हो जाए μ1 1 हो जाए तो वास्तविक गहराई बराबर क्या हो गया तुम्हारा, वास्तविक गहराई जो कि आभासी गहराई बराबर क्या हो गया, यदि μ1 बराबर 1 हवा में, हवा के लिए, और μ2 बराबर μ ले लेते हैं, तो वास्तविक गहराई बराबर क्या हो गया, आभासी गहराई पी आई बराबर वास्तविक गहराई पी ओ, वास्तविक गहराई बटे म्यू, वास्तविक गहराई बटे क्या हो जाएगा इसका म्यू। तो क्या हो गया तुमको, आभासी गहराई बराबर क्या गया फॉर्मूला हमारा, आभासी गहराई जो तुम्हारा आया, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे म्यू, वास्तविक गहराई बटे म्यू, ये तुम्हारा आ गया। मतलब कि पी आई बराबर पी ओ बटे म्यू, ये तुम्हारा हो गया संबंध। जब हम लोग कब देख रहे हैं, जबकि हम लोग देख रहे हैं तुमको हवा से देख रहे हैं, जब पानी में या किसी सघन माध्यम में तो, और अगर विरल माध्यम में तो यही गुना हो जाएगा। यही अगर हवा से देखें, दूसरा जो कि माध्यम जो कि हम लोग सघन से देखेंगे विरल में, तो ज़्यादा मैंने उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, मतलब दोनों में संबंध हो गया। इसमें क्या किया संबंध निकालने के लिए, टेन आई निकाल लिए, तो टेन आई बराबर पी क्यू बटे ओ पी निकल गया, टेन आर निकल गया पी क्यू बाई पी आई,
उसके बाद क्या कर लिए, तो हम टेन आई बाई टेन आर कर दिए, और टेन आई बाई टेन आर साइन आई बाई साइन आर के बराबर, स्नेल का नियम लागू कर दिए। और हवा के लिए मैं म्यू वन को 1 मान लिया, म्यू टू को म्यू मान लिया, दूसरा जो भी माध्यम, तो म्यू वन जब खत्म हो गया 1, तो इसको म्यू लिख सकते हो संकेत को, या म्यू टू ही रहने दे सकते हो। तो इस ढंग से क्या होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि गहराई को क्या करना है तुमको, गहराई ज्यादा कम होगा अगर हम लोग देखेंगे विरल से सघन में, तो विरल से सघन में देखेंगे तो गहराई कम होगा, और सघन से विरल में देखेंगे तो उसी को गुणा करना पड़ जाएगा आपको। तो ये तुम्हारा हो गया, दोनों में संबंध हो गया। तो ये तुम्हारा जैसे दिया हुआ है कुछ तुमको, इस अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाश का जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और कुछ इसके नियम होंगे जो प्रकाश से जुड़े हुए। ये अपवर्तन का हमने तुमको नियम बताया इस लेक्चर में, और तुमको वास्तविक गहराई और इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे इसमें। ये और है तुमको एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और उसके बाद फिर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन आएगा। तो इसके पहले जो उदाहरण वगैरह है तुम उसको किताब से पढ़ भी सकते हो। तो इस लेक्चर को इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो